हेलो एंड वेलकम टू चैनल ई डॉट एक्सपर्ट वेल। इसमें हम फर्दर केसेस को डिस्कस करेंगे। कल हमने केस नंबर 10 हाइट वर्सेस रेंज तक डिस्कस किया था। इसमें हम फर्दर केस नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। तो फर्दर केस है, नेक्स्ट केस है ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। सो इस केस में ये हुआ था कि पुटिंग द लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस इन द ड्रॉवर डज नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस विदाउट एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटेंशन टू एक्सेप्ट द ऑफर। सो दिस केस इज रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस। ये रिलेटेड है एक्सेप्टेंस से कि एक्सेप्टेंस कैसे कैसे किया जाएगा, एक्सेप्टेंस कैसे किया जाता है। तो इस केस में होता क्या है कि एक पर्सन लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस सीख करता है, पार्टी ए लेटर के थ्रू पार्टी बी की एक्सेप्टेंस सीख करता है। अब यहाँ पे पार्टी इन रिस्पॉन्स टू द लेटर ऑफ ए पार्टी बी क्या करती है कि जो लेटर के आंसर में पार्टी भी अपना आंसर एक्सेप्टेंस तैयार कर लेती है एंड इसे उठा के अपने ड्रॉअर में डाल देती है। ड्रॉअर में मतलब एक बॉक्स में डाल देती है। एंड इस केस में यही हुआ था कि यहाँ पे जो बी का जो कंडक्ट है, इस लेटर का एक्सेप्टेंस लिखना एंड उसे उठा के ड्रॉअर में डालना, इट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑल्दो यहाँ पे इंटेंशन बी का तो क्लियर है कि ही वांट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ ए, बट क्योंकि जस्ट मेयर पजेसिंग, आपके पास सिर्फ ए के पास इंटेंशन, बी के पास सिर्फ इंटेंशन होना इज़ नॉट सफिशिएंट टू कम्युनिकेट। रैदर इस केस में यही हुआ कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। कोई आपको एक्ट ज़रूर करना पड़ेगा जिससे ये पता चले, कम्युनिकेट हो ए को कम्युनिकेट करे वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन या है, जिससे ए को भी आइडिया लगे कि हाँ, बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जस्ट होल्डिंग द इंटेंशन और इस चीज़ का जो लेटर का ड्रॉअर में रखना, इट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे, इस केस में यही हुआ था कि पुटिंग द लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस इन द ड्रॉअर डज नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। सो ये केस ही रिलेटेड है एक्सेप्टेंस से। सो कोर्ट ने बोला कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस मीन कोई आप ओवर्ट एक्ट करें, कोई आप ऐसी एक्ट करें जिससे ए को आइडिया लगे या कम्युनिकेट हो कि हाँ, आपने ही जिसको प्रपोज किया गया था ऑफर के रिगार्डिंग, उसी पर्सन ने एक्सेप्ट भी किया है। तो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन दिखाना बहुत ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सेप्टेंस। अगर एक दूसरा इलस्ट्रेशन समझे, जैसे ऑक्शन के केस में जो हाईएस्ट बीडर होता है, उसके बोली को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ पे फॉलिंग ऑफ द हैमर इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। इट्स मीन कि कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा जिससे ये पता चले। जैसे हम लोग अर्नेस्ट मनी जो किसी भी जगह पे देते हैं या पे करते हैं, वो भी एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, वेदर दैट पर्सन वांट द सर्विस और वांट टू बाय द गुड। वो उस गुड को खरीदना चाहता है या उस सर्विस को अवेल करना चाहता है या नहीं, वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है अर्नेस्ट मनी का सबमिट करना। नाउ द नेक्स्ट केस इज फेल्ट हाउस वर्सेस विल्डे। ये भी रिलेटेड है एक्सेप्टेंस से। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि साइलेंस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस इम्प्लिसिट भी हो सकता है और एक्सप्लिसिट तो डेफिनेटली होगा ही होगा। बट कोर्ट ने ये बोला कि इम्प्लिसिट की जो एक्सेप्टेंस होते हैं, इम्प्लिसिट एक्सेप्टेंस, उसमें जो साइलेंस है वो एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं एक्सेप्ट किया जाता। इट्स मीन अगर पार्टी ए एंड पार्टी बी के पास कोई बाइक है एंड ए कहता है कि मुझे इसकी लोवेस्ट प्राइस बताओ, इस बाइक की लोवेस्ट प्राइस बताओ एंड आई वांट टू बाय। बट अगर तुम कोई जवाब नहीं देते हो, मतलब बी कोई अगर जवाब नहीं देता, तो ए कहता है कि मैं मान लूँगा कि तुम यू आर विलिंग टू सेल मी दिस बाइक। तो कोर्ट ने इस केस में यही हेल्ड किया था कि यहाँ पे बी का साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बी साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इट्स मीन एक्सेप्टेंस दिखाने के लिए कोई ओवर टैग किया जाना चाहिए या फिर कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ज़रूरी होता है दिखाने के लिए। जैसे फॉलिंग ऑफ हैमर इज आल्सो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। और अर्नेस्ट मनी का सबमिट करना, अर्नेस्ट मनी मतलब जो एक जैसे बड़ी चंक ऑफ मनी जो होती है, सपोज 30% आपने पैसा जमा कर दिया, आप लोन बुक करने गए, 30% आप पैसा जमा कर दिए, दैट इज़ अर्नेस्ट मनी। या 20% पैसा जमा कर दिया, कपड़ा सिलाने गए, 20% पैसा आपने पे कर दिया, तो वो अर्नेस्ट मनी होता है। सो वो अर्नेस्ट मनी पे करना एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है दैट पार्टी वांट टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो कोर्ट ने यही बोला, फेल्ट हाउस वर्सेज विल्डे, साइलेंट कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ द एक्सेप्टेंस। तो फेल्ट हाउस वर्सेज विल्डे किससे रिलेटेड है? साइलेंस एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है फेल्ट हाउस वर्सेज विल्डे। Now the next case is Powell versus Lee। इस केस में ये भी केस रिलेटेड है एक्सेप्टेंस से ही।
ये भी केस रिलेटेड है एक्सेप्टेंस से ही। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द अथराइज्ड पर्सन। अथराइज्ड पर्सन इट्स मीन जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दिया जाएगा वो उसी पर्सन के थ्रू ही दिया जाएगा जो अथराइज हो एक्सेप्टेंस करने के लिए। नाउ सपोज ए है और बी दो पार्टीज है एंड बी इज द एजेंट ऑफ द सी एंड सी का एक एजेंट और है सपोज डी। सी का एक एजेंट और है डी। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और सी के बीच में अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और नाउ बी को अथराइज कर रखा था, बी वॉज ओनली अथराइज टू एक्सेप्ट द फाइनेंस रिलेटेड टू रिलेटेड टू कंपनी। सपोज कंपनी के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके लिए सिर्फ बी ही अथराइज था कि वो सारे फाइनेंसेस को और कॉन्ट्रैक्ट को देख सकता है। बट सिंस डी भी एक सी का एजेंट ही था, अब यहाँ पे अगर डी किसी कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में अपनी एक्सेप्टेंस शो करता है देन दैट विल नॉट अमाउंट टू अ वैलिड एंड एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉल वर्सेस ली के केस में यही हुआ था कि एक्सेप्टेंस उसी पर्सन के थ्रू किया जाना चाहिए जो अथराइज्ड हो, जो कि अथराइज हो। इट्स मीन स्ट्रेंजर्स के एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है हमारे इंडिया में। स्ट्रेंज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फॉर्म कर सकता है या एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। यहाँ पे अगर बी एक्सेप्ट करेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा एंड फॉर्मलाइज्ड होगा, अनलेस अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जिस्टेंस में आएगा। तो पॉवेल वर्सेस ली ये भी रिलेटेड है एक्सेप्टेंस से। एंड एक्सेप्टेंस किससे रिलेटेड है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम बाय द अथराइज्ड पर्सन, सो अथराइज्ड पर्सन से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट केस इज रमन भाई वर्सेस घासीराम। रमन भाई वर्सेस घासीराम, ये केस रिलेटेड है पार्शियल एक्सेप्टेंस है। तो कोर्ट ने इस केस में यही हेल्ड किया था कि पार्शियल एक्सेप्टेंस और नॉट वैलिड। इट्स मीन कि आप जब भी एक्सेप्टेंस करेंगे तो वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट होना चाहिए। एंड पार्शियल एक्सेप्टेंस कोर्ट नहीं रिकॉग्नाइज करती है इंडिया में। सो देयरफॉर कोर्ट हेल्ड दैट पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट केस इज एडम्स वर्सेस लिंडसेल। ये केस है, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तब एग्जिस्टेंस में आ जाता है जिस वक्त लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस, ये भी केस है एक्सेप्टेंस का ही। एंड इस केस में कोर्ट ने ये जो केस रिलेटेड है हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में लेटर का कम्युनिकेशन एंड जो एक्सेप्टेंस बताया गया है उससे रिलेटेड है। ये केस एडम्स वर्सेस लिंडसेल। तो इसमें यही कोर्ट ने बोला था कि द मोमेंट अदर पार्टी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग में हो जाता है। अल्लो ये चीज़ जो है वो इंग्लैंड में है एडम्स वर्सेस लैंडसेल के केस में। हमारे यहाँ पे है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तभी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग तब माना जाएगा जब उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो जाएगी ऑफरर को। नाउ सपोज ए पर्सन है एंड बी पर्सन, ये दोनों कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। यहाँ से इन्होंने कुछ गुड सेल करने के लिए एक लेटर लिखा बी को। अब नाउ बी यहाँ से लेटर जिस दिन लेटर लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जजमेंट, ये इस जजमेंट के अकॉर्डिंग तो एक्सेप्टेंस तब कॉन्ट्रैक्ट तब बाइंडिंग मान लिया जाएगा जब वो लेटर को पोस्ट कर देगा एज सुन एज द लेटर इज पोस्टेड। जैसे ही वो इनबॉक्स में डाल देगा लेटर, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस केस एडम्स वर्सेस लिंडसे। बट इंडियन लॉ जो रिकॉग्नाइज करता है वो कहता है कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तभी अराइज होगा जब इस लेटर की कम्युनिकेशन पर्सन ए को हो जाएगी। पर्सन ए की नॉलेज में जब ये चीज़ आ जाएगा लेटर, देन ओनली अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में अराइज। सो एडम्स वर्सेस लिंडसेल के अकॉर्डिंग कि ये रूल जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिस वक्त पोस्ट किया जाता है उस वक्त एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में टर्न हो जाता है। ये चीज़ इंग्लैंड में रिकॉग्नाइज की जाती है। बट हमारे इंडिया में जो ये इलस्ट्रेशन है कि जब इस पर्सन के नॉलेज मतलब ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तब एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा। क्योंकि अगर बीच में सपोज ये लेटर डिस्पैच हो जाता है या खो जाता है या सपोज कुछ भी मिसप्लेस हो जाता है या मिसकम्युनिकेट हो जाता है, देन ए के पास नॉलेज ही नहीं रहेगा वेदर पर्सन बी हैज़ एक्सेप्टेड हिज ऑफर और नॉट। बट यही चीज़ इंडिया में रिकग्नाइज किया गया कि जब तक नॉलेज में नहीं आ जाएगा ए की, तब तक हम एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान ही नहीं सकते। ऑल्दो इंग्लैंड में ये चीज़ पॉसिबल है कि जिस वक्त ये पर्सन बी लेटर को डिस्पैच कर देगा इन द मेल बॉक्स, उसी वक्त ए है वो बाइंडिंग हो जाएगा, मीन कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट में आ जाएगा।
नाउ द नेक्स्ट केस दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस। जैसे ये जो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस का केस था, ये था नॉन स्पॉन्टेनियस मीन ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन ऑफ कम्युनिकेशन इट्स मीन कि ऐसे कम्युनिकेशन जो तुरंत नहीं पता चलते। मीन दैट जब पर्सन ए लेटर लिखेगा पर्सन बी के पास लेटर जाने के लिए कुछ दिन तो लगेगा, सपोज 5 डेज लगे लेटर बी को पास पहुँचने में। अब यहाँ से जो एक्सेप्टेंस आएगा वो एटलीस्ट 7 to 8 डेज लगा। तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से केस से रिलेटेड था एडम्स वर्सेस लेंडसेल। एंड यहाँ जो एंट्रॉस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर ईस्ट कॉर्पोरेशन, एंट्रॉस लिमिटेड वर्सेस माइल फॉर ईस्ट कॉर्पोरेशन, ये रिलेटेड है इंस्टेनियस मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो कम्युनिकेशन हम जो इंस्टेनियस मोड्स में करते हैं, जैसे टेलीएक्स यूज़ करें, टेलीफोन या वीडियो कॉल हो गया, या फिर टेलीफोन हो गया, सेल फोन हो गया, किसी के थ्रू कंप्लीट करते हैं, तो उस केस में कॉन्टैक्ट कंप्लीट मान लिया जाता है या एक्सेप्टेंस उसी वक्त कंप्लीट माना जाता है या कॉन्टैक्ट तभी एंटर हो जाते हैं जब ऑफरर को रिसीव हो जाता है। ऑफरर को रिसीव हो जाता है एंड उस प्लेस पे जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ है उस प्लेस पे कॉन्टैक्ट कंप्लीट होगा। सपोज ये दिल्ली में है एंड ये लखनऊ में है, ये लखनऊ में। तो अगर इंस्टेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है तो यहाँ पे अगर ए एक्सेप्टेंस कर रहा है तो दिल्ली में माना जाएगा कि दिल्ली में उसकी एक्सेप्टेंस हुई है, और जब ए की कान में वो बात चली जाएगी तभी मान लिया जाएगा कि हाँ एक बाइंडिंग कॉन्टैक्ट अराइज हो गया है। नेक्स्ट केस है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था, कि जैसे दो दो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, एक इंस्टेनियस एक नॉन इंस्टेनियस। तो उस केस में हम प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा, तो अगर हम पहले इंस्टेनियस मोड को डिस्कस करें, इंस्टेनियस मोड को, तो उस केस में जहाँ से एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, जैसे ये ऑफरर है, तो उस केस में ऑफरर की जगह से माना जाएगा कि कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट यहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है। बट अगर वो नॉन इंस्टेनियस है तब कंप्लीट तब माना जाएगा एट द प्लेस ऑफ द ऑफरिंग। इस केस में यही चीज़ ऐड हुआ था। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल।